नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। अपना स्टैंडर्ड जीके का आज लेक्चर नंबर 2 है। काफ़ी दिन हो गए, 5-6 दिन से ज़्यादा हो गए, मैं नहीं डाल पाया वीडियो। कुछ ऐसे शादी वगैरह, पर उस बात को छोड़ते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड जीके का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट में हमने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में बात की। आज के लेक्चर में हम सेंसस 2011 के बारे में बात करेंगे। सेंसस यानी जनगणना के हर एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, 2011 में जनगणना हुई है, उसके बाद में 2021 में होने वाली है। उसके बीच का 2015 में, 2016 में कोई अखबार वाला क्या छापता है, कोई वेबसाइट वाला क्या छापता है, इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको अगर जनगणना के बारे में पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ना है। तो आज हम 2011 सेंसस देखने वाले हैं, जिसमें से एक दो क्वेश्चन निश्चित आ जाएंगे। मैंने पूरा का पूरा कवर करने का कोशिश किया है, 360 डिग्री घुमाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें मैं आपको इंडेक्स बताता हूं। पहले बहुत सारी इमेज चित्रों का मैंने उपयोग किया है, ग्राफ्स का उपयोग किया है, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लगा सकता हूं मैं, और आप इंडेक्स स्क्रीन पर भी देखिए और बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे कि जनगणना की शुरुआत कब हुई और अब तक कौन सी जनगणना चल रही है, कौन सी जनगणना हुई है 2011 में। उसके बाद हम सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात देखेंगे। भारत में लिंगानुपात जो है वो कितना है, और ये लिंगानुपात कम होने के कारण क्या है, ये थोड़ा सा एनालिसिस हो जाता है, फिर भी थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद लिटरेसी यानी साक्षरता। इकोनॉमी वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, इकोनॉमिक्स में भी लिटरेसी के बारे में बता चुका हूं। इसमें थोड़ा बस डाटा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद दशकीय वृद्धि दर यानी डिकेडल ग्रोथ रेट, यानी 2001 में जो जनसंख्या थी उससे बढ़कर 2011 में जो जनसंख्या हो गई है, उनके बीच में जो अंतर है, दशक में जो वृद्धि हुई है उसका दर निकालना, यानी जो 17% के आसपास है वो देखेंगे। उसके बाद में टॉप 5 स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं 5, उन्हें देखेंगे। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 जो बड़े राज्य हैं उनका नाम भी देखेंगे, और उसके बाद में हम पॉपुलेशन के हिसाब से 5 स्टेट या यूटी सबको शामिल कर लेंगे, और स्टेट में भी स्पेशली मैं बता दूंगा कौन सा स्टेट जो है वो कम जनसंख्या वाला। ठीक है, उसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे, और फिर SC ST के पॉपुलेशन के बारे में। ऑल इंडिया का सेंसस है, राजस्थान का सेंसस नहीं है। ये स्टैंडर्ड जी के लेक्चर नंबर 2 है, ऑल इंडिया की जनगणना है इसमें। ठीक है, तो अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो नॉर्मली किसी भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु शुरू करने वाले हैं। देखिए, उससे पहले आप ये भारत की जनगणना का लोगो देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। इस तरीके से गोल ये और घर बना हुआ है, ऊपर की तरफ ये अपना स्किल डेवलपमेंट ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें तिरंगे का भी वो आपको दिख रहा होगा, केसरिया रंग दिख रहा होगा, व्हाइट रंग दिख रहा होगा, ग्रीन रंग दिख रहा होगा। तो ये आप अपना लोगो देख लीजिए, भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 का। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बिंदु शुरू कर देते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु की बात यह है कि जो पहली बार जो जनगणना हुई थी 1872 में, अंग्रेजों के समय पे हुई थी। पहली बार जो जनगणना हुई थी 1872 में। उसके बाद में हर 10 साल में, यानी 72 के बाद में जो अगली जनगणना हुई थी वो 81 में कराई थी, लेकिन 81 के बाद में हर 10 साल में जनगणना होती है। तो अब तक 15 बार जनगणना हो चुकी है, यानी 2011 की जो जनगणना थी, 2011 का जो सेंसस था वो 15वां सेंसस था। ठीक है, और एक खास बात यह है कि इसमें जो जनगणना या जनसंख्या जो गिनी जाती है वो 1 मार्च को रात 12 बजे तक की गिनी जाती है, यानी 1 मार्च 2011 की रात। उसके बाद में जो डाटा है वो गवर्नमेंट प्रूफ नहीं है। 1 मार्च 2011 तक के ही डाटा गवर्नमेंट प्रूफ है। ठीक है, तो वो 2011 की जनगणना है, और ये 15वीं जनगणना है। और इसमें कुल जो जनसंख्या है अपने भारत की वो 1210 मिलियन। देखो, मैं वैसे तो इकोनॉमी वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन होता है 10 लाख। अगर मैं इसे करोड़ में बदल दूं तो एक जीरो मुझे हटानी पड़ेगी, यानी 121 करोड़। भारत की जो जनसंख्या है 2011 के सेंसस के अनुसार वो 121 करोड़ है। तो ये आप याद रखना, 121 करोड़ है। इस 121 करोड़ में से 62 करोड़, 62.3 करोड़, इतना तो याद नहीं रख पाओगे, लेकिन 121 में से 62 करोड़ जो है वो मेल है, पुरुष हैं, और अपना 58 करोड़ जो है वो महिलाएं, यानी महिलाओं की संख्या आपको कम दिख रही होगी। ये आपकी समझ में आ रहा होगा। इसी से रिलेटेड जो अगला बिंदु आता है वो आता है लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं उस देश में, राज्य में या राष्ट्र में उपस्थित हैं, वो लिंगानुपात होता है। तो अपने भारत में 2011 का जो लिंगानुपात है वो 943 है, जो बहुत कम है। बाकी तो ये प्रकृति का नियम है कि जितने पुरुष हैं उनसे कुछ ज्यादा महिला पैदा होनी चाहिए। 1000 पुरुषों पे कम से कम 1005 महिलाएं पैदा होनी चाहिए। लेकिन अपने इंडिया में आजादी के बाद में महिलाओं के साथ, पहले असमानता तो पहले भी थी, लेकिन महिलाओं के साथ भेदभाव आजादी के बाद में ज्यादा बढ़ गए। और ये जो साइंस ने डेवलपमेंट किया, भ्रूण हत्या वगैरह, इस तरीके से दहेज के कारण, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, जिसके कारण भारत की जो है अपना लिंगानुपात वो गिरता चला गया, 943 हो गया। बाकी एक बात याद रखना, 2001 में लिंगानुपात और कम था। 2001 में शायद 933 था, लेकिन फिर भी 2011 में थोड़ा सा बढ़ गया है। ओके, अगला पॉइंट बात करते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर मैं अपने इकोनॉमी लेक्चर में बता चुका हूं, 74% है। 2001 में अपना 61% थी। ठीक है,
और विश्व की कुल जनसंख्या का, ये बहुत खास और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व की कुल जनसंख्या का 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है, जबकि विश्व के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% जो क्षेत्रफल है वो भारत के पास में। अब देखिए 2.4% क्षेत्रफल में कितना 17% लोग रह रहे हैं, तो कितना मतलब सरवाइव करना या जीवन जीना कितना कठिन हो जाएगा इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। भारत एक बहुत ही डेंस कंट्री है, बहुत सी ज्यादा घनत्व वाला देश है, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आए, याद रखना डाटा। वैसे तो मैं बता चुका हूँ स्टैंडर्ड जीके में क्या कि डाटा ही डाटा ज्यादा है, फिर भी आप याद रखने की कोशिश करना। तो 17% पॉपुलेशन रहती है पूरे विश्व की। पूरे विश्व में करीब करीब आज के समय पे 8 अरब लोग रहते हैं। 7 अरब के 2015 में पार किया था, और अब हो सकता है 8 अरब के आसपास हो गए होंगे। 8 अरब में से 121 करोड़, उसका आप परसेंटेज निकाल लो, 16-17% के आसपास आएगा। तो 121 करोड़ जो है वो भारत में रहते हैं, यानी 17% पूरे विश्व का भारत में रहता है। और शायद अगर मैंने आपको ध्यान कराया होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले लेक्चर में, पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है वो 15 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है, 15 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, ठीक है। उसमें से 32,87,263 जो है वो अपना इंडिया का है, तो ये करीब 2.43% बैठता है। तो ये आप उस तरीके से आप निकाल भी सकते हो, 2.4% या 2.47%, ठीक है। 1901 में भारत की जो जनसंख्या थी, यानी आज से 100 साल पहले 1900 यानी 20वीं सदी की शुरुआत में जो भारत की जनसंख्या थी वो 24 करोड़ थी। आजादी के समय जो भारत की जनसंख्या थी वो करीब करीब 33 करोड़ थी। उसमें से पाकिस्तान का हिस्सा थोड़ा सा अलग होकर चला गया और बांग्लादेश वाला हिस्सा भी अलग हो गया था। एक इंपॉर्टेंट बात, 1911 से लेके 1921 तक जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई, जनसंख्या डाउन हुई। नॉर्मली अपना तो ये चलता है कि जनसंख्या पहले यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 15 होनी चाहिए, फिर आगे आगे 20 होनी चाहिए, लेकिन जब 1911 से और 1921 की बात की जाती है ना, तो उस समय जनसंख्या में वृद्धि होने की बजाय डाउन हो गई थी, ठीक है, इस तरीके से कम हो गई। अब कारण क्या रहे थे उस समय, क्या है कि महामारियां बहुत ज्यादा फैल गई थी, प्लेग वगैरह, चेचक वगैरह, और अकाल भी बहुत ज्यादा आए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ की सुविधाएं नहीं थी। ब्रिटेन का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने हेल्थ की सुविधाएं दी हुई नहीं थी, तो लोग जितने जन्म ले रहे थे उससे ज्यादा उनकी डेथ हो रही थी, ठीक है। तो ये 1911 से और 1921 का जो दशक है उसमें जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई, उसमें जनसंख्या की कमी आई, यानी पॉपुलेशन डिके हुआ। सिर्फ एक दशक है 1872 से लेके अब तक जितनी भी बार जनगणना हुई है, सिर्फ एक दशक याद रख लेना, 1911 से 1921 वाला। आगे बात करता हूं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जो है 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। ये आप जानते ही होंगे घनत्व का मतलब क्या होता है। घनत्व का मतलब इतना है जितना भारत की टोटल जनसंख्या है 121 करोड़, उसमें भारत का जितना भी क्षेत्रफल है 32,87,000, उसका भाग दे दो तो उसका घनत्व निकल जाएगा। घनत्व का सीधा मतलब होता है कि ऐसे 1 किलोमीटर इधर चलिए, 1 किलोमीटर इधर चलिए, तो ये जो आयताकार आकार का ये जो क्षेत्र बन रहा है इसमें कितने लोग रहते हैं इसे बोलते हैं घनत्व, ठीक है। तो कई कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होता है, जैसे कि रेगिस्तान, पहाड़ी इलाका, ठीक है। तो लेकिन अपने पूरे भारत का अगर एवरेज निकालें, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, तो निकल के आता है 382 पर किलोमीटर स्क्वायर, और 2001 में जो था 325 था। ग्रोथ रेट आपको याद रखनी है, 2001 में जनसंख्या जो थी वो 101 करोड़ के आसपास थी, 2011 में 121 करोड़ हो गई है। अगर हम ग्रोथ रेट निकालेंगे तो 20 में 101 का भाग दे देंगे, 102 का भाग दे देंगे, ऐसा था शायद 2001 में 102 करोड़ थी, और 2011 में हो गई है 121 करोड़, तो अंतर आ गया 19 करोड़ का। अगर हमें ग्रोथ रेट निकालनी है तो 19 में 102 का भाग देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करीब करीब निकल के आती है 17.72%। ये अपनी ग्रोथ रेट निकल के आ रही है। तो ये आपको याद रखनी है, 2001 से लेकर 2011 तक जो ग्रोथ रेट रही है 17.72%। पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। जनसंख्या घनत्व के मामले में याद रखना 3 राज्यों के नाम तो कम से कम याद रखना। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, उसके बाद में अपना पश्चिम बंगाल का, और उसके बाद में अपना केरल का। तीनों का नाम याद रखना, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। आगे दोबारा से सेक्स रेशियो के बारे में बात करता हूं मैं, वैसे तो पहले बता चुका हूं, थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए। डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यानी लिंगानुपात कहलाती है, ठीक है। इससे पता चलता है महिलाओं के साथ समानता है या असमानता है। अगर महिलाएं कम पैदा हो रही हैं, उन्हें मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या कर दी जाती है, तो ये मतलब उसमें समाज में महिलाओं की स्थिति सही नहीं है, ठीक है। अपना 2011 में जो लिंगानुपात है वो 943 है, और ये आज के समय पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू चल रहा है लिंगानुपात वाला, ठीक है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया था वो इसी से रिलेटेड है, और पुरानी सरकारें भी इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करती रही हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। उसका कारण ये है कि लोगों के खुद के अंदर जागरूकता नहीं पहुंच पाई है। ये इश्यू इस तरीके से मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूं, पर डिटेल में कभी और बात करेंगे इस पे। एक क्वेश्चन आया था IAS 2014 में, वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि अपने
जो डेवलप्ड एरिया है यानी जो अपने नॉर्थर्न क्षेत्र हैं, मैदानी इलाके हैं, वहां पे लिंगानुपात कम मिलता है, जबकि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वहां पर लिंगानुपात समान रहता है। ऐसा क्यों? तो ये आप अपने हिसाब से सोचना, बाकी आगे मैं आपको कभी बताऊंगा। सीधा सा ऐसा है कि देखो, जैसे जैसे शिक्षा मिलती जाती है लोगों को, तो उस शिक्षा में हमारे समाज में पितरात्मक समाज होने के कारण जो लड़की होती है उसे एक डेरोगेटरी रूप में देख लिया जाता है और दहेज सबसे बड़ा इश्यू होता है। जबकि जो अपना अनुसूचित जनजाति होती है, जो आप बोल सकते हो आदिवासी लोग होते हैं, उनमें पुरुष और महिलाओं में अंतर नहीं माना जाता है। पुरुष और महिलाएं दोनों बराबर मानी जाती हैं और दहेज का वहां पे कोई सिस्टम नहीं होता, तो महिलाओं की वहां हत्या नहीं की जाती है। तो ये नॉर्मल सा मैंने ओवरव्यू दे दिया है। आगे जब डिस्कस करेंगे कभी आईएएस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तब मैं डिटेल में समझाऊंगा उस पर। ठीक है, अगला चलते हैं लिटरेसी। ये अपना इकोनॉमी वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, फिर भी अब दोबारा देखिए। 7 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं वो एक भाषा में लिख और पढ़ सकते हैं, उन्हें साक्षर बोला जाता है। 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे किसी भी एक भाषा कोई भी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है, लिखना और पढ़ना दोनों चीज याद रखना, लिखना और पढ़ना, तभी वो साक्षर कहलाएगा। अगर सिर्फ लिखना आ रहा है पढ़ना नहीं आ रहा तो साक्षर नहीं है, सिर्फ पढ़ना आ रहा है लिखना नहीं आ रहा है तो साक्षर नहीं है, दोनों ही चीज होनी चाहिए। 1991 से पहले जो था 5 वर्ष की आयु से ऊपर वाले बच्चों को साक्षर वाला गणना की जाती थी, लेकिन 2011 करके 7 वर्ष कर दिया, यानी 7 वर्ष से ऊपर के लोगों को साक्षरता में शामिल किया जाता है। तो अभी 2011 में जो लिटरेसी रेट है वो 74% है और उसमें पुरुष जो है वो 81% है, फीमेल जो है वो 65% है। केरल में सर्वाधिक साक्षरता है, आपको पता ही होगा। केरल अपना साउथ का सबसे अच्छा राज्य लगता है मुझे। केरल में जो साक्षरता है वो 94% है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो लक्षद्वीप जो है उसमें 92% साक्षरता है और बिहार में सबसे कम साक्षरता है। ठीक है, और केरल में मैंने 94% बताया है। ये ओवरव्यू बता रहा हूं, पॉइंट वगैरह नहीं बता रहा हूं मैं, पॉइंट वगैरह याद मत करना कभी भी। ठीक है, केरल में 94% है। और अगर पूछ लिया जाए कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कौन से राज्य में है या सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कौन से राज्य में है, तो इसमें भी केरल का नंबर ही आएगा। पुरुष साक्षरता में केरल 96% है, महिला साक्षरता में केरल 92% है। अब आती है सबसे लोएस्ट वाली। वैसे तो मैं बता चुका हूं बिहार की वो साक्षरता है वो सबसे कम है, 62% है। अगर पूछ लिया जाए सबसे कम पुरुष साक्षरता और सबसे कम महिला साक्षरता कहां पे है, तो वो भी बिहार में। सबसे कम पुरुष साक्षरता बिहार में है, वो 71% है और सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो अपने बिहार में 52% है। ओके, अगला मैं आपको ग्राफ दिखाने वाला हूं कुछ। ये करीब 10-12 ग्राफ हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, आप इन्हें धैर्यपूर्वक देखते चलिए और मैं आपकी स्क्रीन पे लगाता चलता हूं। दशकीय वृद्धि दर का ग्राफ। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि 2001 से लेकर 2011 तक जो वृद्धि हुई है वो 17.72% हुई है। अब ग्राफ में आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको वो भी बता देता हूं 1911 और 1921 वाला। देखो 1901 से लेके 1911 तक जो वृद्धि हुई है वो 5% आपकी स्क्रीन पर आपको ग्राफ दिख रहा होगा। ठीक है, 1911 से 1921 के बीच में जो वृद्धि हुई है वो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो नेगेटिव में, नेगेटिव में 0.31 यानी माइनस में हुई है। तो मैंने बताया था सिर्फ एक दशक ऐसा रहा है जहां पे जनसंख्या घटी है। ओके, और इनमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ याद रखना है तो वो आप याद रखना 1971 टू 1981 यानी 1971 से 1981 जब सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई। ठीक है, और वो रही है 24.66। देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस ग्राफ में से आप 3 बिंदु याद रख सकते हो, एक तो 1911 से 1921 वाला यानी नेगेटिव में 0.31, दूसरा 1971-81 वाला जिसमें 24.66 यानी भारत की सर्वाधिक वृद्धि दर, और तीसरा 2001 से 2011 यानी 17.72%। ओके, अगला ग्राफ देखते हैं। नॉर्थर्न स्टेट विद हाई डिकेडल ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 से 2011। तो ये नॉर्थर्न स्टेट थोड़ा सा अपने उत्तरी जो राज्य हैं ऊपर वाले, यहाँ पे क्या है ग्रोथ रेट ज्यादा रहती है साउथ की तुलना में, क्योंकि यहाँ लिटरेसी ज्यादा है नहीं और फर्टिलिटी को ज्यादा ही है इस चीज के मामले में। देखिए अपना तो ओवरऑल इंडिया का रहा 17.72%, जबकि बिहार का देखिए 25% दिख रहा होगा, राजस्थान का आपको 21.44% दिख रहा होगा, झारखंड का 22.34%। तो इनमें से आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश का 20%, यानी अपनी जितनी भी जनसंख्या वृद्धि हुई है उसमें से ऊपर ऊपर के 4-5 राज्यों ने बहुत बड़ा रोल लगाया है, जैसे कि बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो आप पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कौन से राज्य में हुई, तो वो अपना बिहार आप याद रख लेना 25% के आसपास। ठीक है, अब आते हैं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर। देखो जनसंख्या वृद्धि दर के 3 ग्राफ हो गए। पहला तो मैंने डिकेड टू डिकेड बता दिया, 1901 से लेके 1911 और आगे तक का बता दिया। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया ये अपना 2001 से 2011 में सर्वाधिक वृद्धि दर कौन कौन से राज्य में हुई। अब तीसरा ग्राफ जो है वो सबसे कम
वृद्धि दर, यानी सबसे लोएस्ट कम डिकेडल ग्रोथ। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट केरल, ऑटोमेटिक निश्चित सी बात है, शिक्षित है सबसे ज्यादा, तो वहां पे केरल के बाद में आंध्र प्रदेश। तो ये बाद वाले तो आप याद मत रखना, लेकिन केरल याद रख लेना। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट बिहार में याद रख लेना, ठीक है। और सबसे कम अपनी डिकेडल ग्रोथ वो केरल में याद रख लेना, 4.85%। पूछ लिया जा सकता है कभी भी। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ग्राफ पे। तो टॉप 5 स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों के बारे में बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए। तो ठीक है, ऑटोमेटिक तुम्हें पता ही होगा, उत्तर प्रदेश इसमें नंबर बनाने वाला ही है। देखिए पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या करीब करीब 20 करोड़ बैठ रही है। अगर उत्तर प्रदेश को एक अलग से देश बना दिया जाए, मान लीजिए एज्यूम करके मैं बोल रहा हूं, तो पॉपुलेशन में वो 5वें नंबर पे आ जाएगा। पहले नंबर पे आता है चीन 135 करोड़, दूसरे नंबर पे आता है इंडिया 121 करोड़, तीसरे नंबर पे आता है यूएसए सिर्फ 31 करोड़, सिर्फ 31 करोड़। उसके बाद में अपना एक नाइजीरिया आता है, इंडोनेशिया आता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश आते हैं। तो इंडोनेशिया के बाद में शायद अपना उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ओके, इसमें आप ग्राफ में भी, ग्राफ तो मैंने बता दिया है, उसके बाद में आप इमेज देख लीजिए। इमेज में आपको दिख रहा होगा पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे आपको महाराष्ट्र जनसंख्या वाला देख लीजिए, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र चित्र में दिख रहा होगा इंडिया के मैप में, तीसरे नंबर पे बिहार दिख रहा है, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पे आपको एमपी दिख रहा है। तो ये तो आप याद रखने की कोशिश कर लेना, वैसे भी ओवरव्यू आपको समझ में आ रहा होगा। पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां एमपी। ओके, नेक्स्ट गो। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, ये भी पूछ लिए जा सकते हैं। तो राजस्थान का तो आप सबको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला है, ठीक है। और इसका आपका प्रतिशत भी पता होगा 10.41, जो भी है आपको याद होगा शायद, मेरे हिसाब से मैं राजस्थान जी के वाले लेक्चर में बता चुका हूं। दूसरा एमपी मध्य प्रदेश, जिसका 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आता है। 2000 में जब एमपी से अलग होकर एक राज्य बना था जिसका नाम था छत्तीसगढ़, सन 2000 से पहले एमपी पहले नंबर पे आता था। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो करीब करीब 1,45,000 किलोमीटर के आसपास है, और अपना आज के समय पे अपने एमपी का है 3,08,000। तो अगर 2000 से पहले की बात करें तो एमपी का जो क्षेत्रफल बैठता था वो 4.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास बैठता था, लेकिन अब अलग हो गया। तो दूसरे नंबर पे एमपी यानी मध्य प्रदेश आता है, अपने शिवराज सिंह चौहान वाला। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे आता है, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है, और 5वें नंबर पे अपना जम्मू कश्मीर आता है। देखिए ग्राफ में, ग्राफ तो मैंने बता ही दिया, आप इमेज में देख लीजिए एक बार। पहले नंबर पे आपको नंबरिंग दिख रही होगी, पहले पे राजस्थान दिख रहा होगा, दूसरे पे एमपी दिख रहा होगा, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे अपना उत्तर प्रदेश और 5वें पे अपना जम्मू कश्मीर। जनसंख्या के हिसाब से मैं बता चुका हूं, पहले नंबर पे यूपी आता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे पे अपना बिहार आता है, चौथे पे पश्चिम बंगाल आता है। इस तरीके से वो अपना पीछे वाला टैली कर लीजिए आप। ओके, आगे चलते हैं, अपना ये हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से जिन राज्यों की जनसंख्या सबसे कम है, जो राज्य सबसे कम जनसंख्या वाले हैं उनकी बात करते हैं। इसमें मैंने यूटीज को भी शामिल कर दिया है, केंद्र शासित प्रदेशों को। लेकिन अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो सिक्किम है। मैंने इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया है। अगर पूरे ओवरव्यू पूछ लिया जाए 29 राज्यों और 7 यूटीज में कौन सा अपना केंद्र शासित, कौन सा राज्य है या यूटी ऐसा है जिसकी सबसे कम जनसंख्या है, तो वो लक्षद्वीप आता है 64,473, ठीक है। लेकिन नॉर्मली पूछा जो जाता है वो अपने राज्य का पूछा जाता है, कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला है, तो वो आपको याद रखना है सिक्किम, जिसकी जनसंख्या वो 6,10,577, ठीक है। इतना तो याद मत रखना, पर इतना याद रख लेना सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है। बाकी आपको पता ही होगा, एक लेक्चर में बता चुका हूं मैं, सिक्किम जो है वो एक अलग देश था, वो भारत में अपने जनमत संग्रह करके भारत में शामिल हो गया था। मैप में देखिए उसी ग्राफ को, पहले नंबर पे जो मैंने बताया था लक्षद्वीप, आपको अपने केरल के पास में लक्षद्वीप दिख रहा होगा, छोटे छोटे द्वीप समूह दिख रहे होंगे, लाख द्वीपों का समूह ऐसे बोला जाता है, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या रहती है। उसके बाद मैंने जो इसमें ग्राफ में मैंने बताया वो है दीव एंड दमन। ये अपना यूटीज वाला जो लेक्चर है मैं स्टैंडर्ड जीके में अलग से लेने वाला हूँ, क्योंकि यूटीज बहुत टफ है। आपने नाम तो सुने होंगे लेकिन उनका लोकेशन बताना थोड़ा सा टफ है। कुछ एक यूटी ऐसे हैं जो 2-3 राज्यों के अंदर है, जैसे पुडुचेरी है, वो केरल में भी है, तमिलनाडु में। एक अगले स्टैंडर्ड जीके के लेक्चर में स्पेशल यूटीज के बारे में बात करूंगा। एक लेक्चर में मैं 29 राज्यों की बात करूंगा और एक अलग से लेक्चर में हम 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जनसंख्या वाला देखिए, पहले नंबर पे आता है लक्षद्वीप, दूसरा मैंने द्वीप और दमन वाला है, तीसरा दादरा नागर हवेली, चौथा अपना अंडमान निकोबार, 5वां सिक्किम। अगर स्पेशली राज्य की पूछ लिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश को हटा दिया जाए, तो पहला नंबर जो आएगा वो सिक्किम का आएगा सबसे कम जनसंख्या के मामले में। ओके, अब एक थोड़ा सा इश्यू जो आता है अपने नॉर्थ ईस्ट, जो अपने पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं उनके बारे में भी कुछ स्पेशली पूछा जाता है, उन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि हम लोग जो नॉर्थ में रहने वाले हैं, उत्तर में रहने वाले, यूपी के, राजस्थान के, एमपी वाले लोग, ये पूर्वोत्तर पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अपने एग्जामिनर वगैरह जो पूर्वोत्तर से ज्यादा सवाल पूछते हैं, ठीक है।
तो पूर्वोत्तर के राज्यों की जनसंख्या देख लीजिए और असम को हटा करके, असम की जनसंख्या तो करीब करीब 4 करोड़ के आसपास है, 3 करोड़ 60 लाख से ऊपर थी 2011 में, अब तो 4.5 करोड़ के आसपास हो गई। तो असम जो है वो एक मेनलैंड में आता है, मैदानी इलाका आता है। बाकी जो ये सात सात सिस्टर बोलते हैं, 7 सिस्टर इन्हें बोलते हैं पूर्वोत्तर वाले, इनकी जनसंख्या देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिपुरा, दूसरा मेघालय, तीसरा मणिपुर, चौथा नागालैंड, पांचवा अरुणाचल प्रदेश, छठवां मिजोरम और सातवां जो है वो सिक्किम। तो ये इनकी जनसंख्या यहाँ पे लिखी हुई है, आप इन्हें देख सकते हो। और इसमें से कुछ खास याद करने वाली बात है नहीं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं इससे। ये आप ग्राफ में एक बार देख लीजिए, जनसंख्या का एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है। पहले नंबर पे आप ग्राफ में देखिए, ग्राफ आपके ग्राफ तो बता ही दिया मैंने, आप इमेज देखिए, इंडिया का मैप देखिए, यहाँ पे नंबरिंग करी हुई है। पहले नंबर पे त्रिपुरा दिख रहा होगा आपको, नीचे की साइड में त्रिपुरा, त्रिपुरा से बांग्लादेश से ऊपर आपको मेघालय भी दिख रहा होगा। तीसरे नंबर पे जो दिख रहा है वो मणिपुर है, चौथा जो है वो नागालैंड है, पांचवा जो है अरुणाचल प्रदेश है, छठवां जो है वो मिजोरम, नीचे नीचे की साइड में दिख रहा होगा म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में मिजोरम, और सातवां जो है वो सिक्किम। सिक्किम को आपको पता ही है, भूटान और नेपाल और पश्चिम बंगाल से ऊपर की साइड में। ओके, भूटान नेपाल के बीच में और पश्चिम बंगाल से ऊपर की साइड में। अगला जो ग्राफ आता है वो अपना पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। वैसे तो मैं आपको जनसंख्या घनत्व बता चुका हूं, तो वो 382 पर किलोमीटर स्क्वायर है। किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में 382 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। लेकिन अब टॉप 5 और बॉटम 5 के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अपना केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल कर लेता हूं। तो सबसे ऊपर जो आता है वो अपना दिल्ली आता है, उसके बाद में चंडीगढ़ आ जाता है, पुडुचेरी आता है, दमन द्वीप आ जाता है, लक्षद्वीप आ जाता है। तो शुरुआती 5 नंबर तो केंद्र शासित प्रदेशों ने ही ले रखा है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अगर आ रहा है तो वो दिल्ली का है, लेकिन दिल्ली को प्रॉपरली राज्य नहीं मानेंगे हम, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही ट्रीट करेंगे। ओके, अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, इस तरीके से पूछ लिया जाए, केंद्र शासित प्रदेशों का नाम नहीं लिया जाए उसमें, तो आपको आंसर लगाना है बिहार। ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल आता है और उसके बाद में अपना केरल आ जाता है। तो बिहार का आप याद रख सकते हो, 2011 की जनगणना के अनुसार 1102 पर किलोमीटर स्क्वायर था। ओके, अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में लास्ट के 5 जो है। लास्ट के 5 में जो है वो अपना नागालैंड पहले नंबर, अरुणाचल प्रदेश आता है लास्ट के 5 में। अब अगर नीचे से बात की जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो अपना अरुणाचल प्रदेश 17 वहां की पर किलोमीटर स्क्वायर में लोग वहां पे रहते हैं। तो अब 2 चीज याद रखनी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो अपना बिहार 1102 पर किलोमीटर स्क्वायर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, वहां पे 17 पर किलोमीटर स्क्वायर। अगर यूटीज वगैरह को शामिल करके पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य या यूटी कौन सा है, तो वो अपना दिल्ली, जहां पे 11,000 के आसपास पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। लेकिन वो तरीके से सवाल नहीं पूछा जाता है। एक सवाल अपना एससी और एसटी से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि वहां पे कौन सा राज्य ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या प्रतिशत में रहती है, या नॉर्मली सीधा पूछ लिया जाता है एससी की नंबर में संख्या सबसे ज्यादा रहती है। तो देखो, प्रतिशत में और नंबर में दोनों में अंतर है। पहले हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट, यानी अपने जो दलित समाज जिसे बोल सकते हो आप, जिसे अनुसूचित जाति बोला जाता है। शेड्यूल ट्राइब होता है उसे बोला जाता है अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी। तो पहले मैं बात करता हूं शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति यानी दलित समाज के बारे में। तो अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित लोग रहते हैं, 4,13,58,000 ये दलित अब सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में रहते हैं। एक चीज याद रखना, जनसंख्या की नंबरिंग और परसेंटेज दोनों अलग अलग हैं। पंजाब में जितने लोग रहते हैं उनमें से 31.9% दलित लोग यानी एससी वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो अगर प्रतिशत की बात कर ली जाए कि सबसे ज्यादा प्रतिशत एससी लोग कौन से राज्य में रहते हैं, तो पंजाब याद रखना है आपको। और सबसे ज्यादा संख्या में लोग एससी वाले कहां पे रहते हैं, तो वो आपको याद रखना है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, बाकी नंबरिंग में एक बार दोबारा देख लीजिए। दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, तीसरे पे आता है अपना बिहार। और क्षेत्रफल के अपना परसेंटेज के बारे में बात चल रही है, तो पहले नंबर पे आता है पंजाब, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश और तीसरे पे वेस्ट बंगाल। ओके, और अपना लास्ट जो ग्राफ है वो आप आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, वो एससी के बाद में एसटी से रिलेटेड है। एसटी का मैं बताया था कि सबसे ज्यादा पहले नंबरिंग देखेंगे और सब उसके बाद में हम प्रतिशत देखेंगे। तो अगर पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी लोगों की, वो कहाँ कौन से राज्य में रहती है, तो वो मध्य प्रदेश में 1,53,17,000 लोग जो हैं वो अपने मध्य प्रदेश में रहते हैं। उसके बाद में अपना महाराष्ट्र और उसके बाद में उड़ीसा। अगर पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा प्रतिशत में आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं, तो लक्षद्वीप तो यूटीज में शामिल हो जाता है। मिजोरम आपको याद रखना है राज्य में, मिजोरम में 95% लोग जो है वो 94.4% जो लोग हैं वो अपने
टी से रिलेटेड है, यानी शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों से संबंधित है। तो दो चीज याद रखना, संख्या में पूछ लिया जाए आदिवासी सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं तो मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा प्रतिशत में कहाँ रहते हैं तो राज्य अगर पूछ लिया जाता है वो मिजोरम, और यूटीज को शामिल कर लिया जाता है तो वो लक्षद्वीप। तो इस तरीके से हमने जनगणना 2011 का पूरा ओवरव्यू देख लिया है। हर एग्जाम में एक या दो सवाल पूछा ही जाता है। 2011 के बाद में जो आंकड़े हैं वो आपको कभी भी बिल्कुल भी याद नहीं रखने, अब जो आंकड़े आएंगे 2021 में आएंगे वही याद रखने पड़ेंगे। हर एग्जाम में पूछा जाता है निश्चित, और मेरे हिसाब से मैंने सारे बिंदुओं को कवर कर लिया जनगणना 2011 के बारे में। इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दोबारा से रिव्यू करा देता हूं, इंडेक्स दोबारा से बता देता हूं। सबसे पहले मैंने महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की थी। महत्वपूर्ण बिंदुओं में मैंने बताया था कि पहली बार जनगणना 1872 में हुई, 2011 में 15वीं जनगणना थी। 1 मार्च 2011 की रात 12 बजे तक की जनगणना गिनी जाती है। कुल जनसंख्या जो है वो 121 करोड़ है, जिसमें से 62 करोड़ पुरुष हैं और 58 करोड़ महिलाएं। लिंगानुपात 943, साक्षरता दर 74%, और पूरे विश्व की कुल जनसंख्या जिसमें से 17% भारत में रहती है, और पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% जो है वो अपने भारत के पास में है। ठीक है, जो वृद्धि दर में गिरावट आई थी। ठीक है, उसके बाद लिंगानुपात 943 बता चुका हूं, साक्षरता 74% बता चुका हूं। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में, सबसे कम बिहार में। दशकीय वृद्धि दर 17.72% बता चुका हूं। उसमें मैंने 1971 से 1981 वाला भी आपको याद कराया था, और 1911 से 1921 वाला भी आपको याद कराया था। टॉप 5 स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले नंबर पे आता है अपना यूपी, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। वो आपको मैंने ग्राफ के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से बताया था, और उसके बाद में मैंने इंडिया का मैप भी दिखाया था। टॉप 5 स्टेट विद ज्योग्राफिकल एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से पहला नंबर राजस्थान का बताया था मैंने, दूसरा एमपी का बताया था। ठीक है, उसके बाद अपना बॉटम 5 यूटी पॉपुलेशन वाला पहुंच गए थे कि सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो कौन कौन से राज्य यूटीज में है। तो राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको सिक्किम का नाम याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम में, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो यूपी में। ओके, उसके बाद में पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व के बारे में बात की। वैसे तो आपको पता ही है 382 है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अगर राज्यों के बारे में पूछा जाए तो बिहार में 1102, अगर यूटीज को शामिल कर लिया जाए तो दिल्ली 13,000 के आसपास में। ओके, उसके बाद में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो मैं आपको बता चुका हूं अरुणाचल प्रदेश 17 वाला। और एससी एसटी पॉपुलेशन की बात की थी, दो चीज बात की थी। एससी का अगर बात करना है तो एक तो नंबरिंग और एक बात करना है परसेंटेज। नंबरिंग में बात करें तो सबसे ज्यादा एससी जो है वो दलित लोग जो या शेड्यूल कास्ट जो है वो अपना पंजाब में, सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो अपने उत्तर प्रदेश में, और प्रतिशत की बात करें वो पंजाब में। ठीक है, ऐसे ही मैंने एसटी के बारे में बात की थी। अगर जनसंख्या के बारे में बात की जाए तो एसटी वाले सबसे ज्यादा लोग एमपी में रहते हैं, लेकिन प्रतिशत के मामले में जो है वो सबसे ज्यादा अपने इधर की साइड में रहते हैं, मिजोरम में। ओके, तो इस तरीके से मैंने अपना सारा कुछ कवर कर लिया है इस वाले लेक्चर में जनगणना 2011 का। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैं अभी फ्लो करता हूँ, कंटिन्यूअस लेक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। राम राम सा, धन्यवाद।